आप देख रहे हैं इंडिया टीवी सीएनएक्स का ओपिनियन पोल। राजस्थान में किसकी बनने जा रही है सरकार। हमने 72 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने रखा अभी तक, जिसमें जोधपुर, धौलपुर, टोंक और कोटा रीजन शामिल है। मैं आगे मारवाड़ की बात आपके सामने करूंगा। सबसे बड़ा हिस्सा ये राजस्थान का है, जिसमें 56 सीटें आती हैं। लेकिन इसकी बात करने से पहले, चूंकि इस क्षेत्र से मारवाड़ के क्षेत्र में पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर शहर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, उनका गढ़ है, उनका किला है। तो क्या अपना किला, केवल अपना शहर नहीं, प्रदेश बचा पाने के लिए जितनी कवायद अशोक गहलोत कर रहे हैं वो काफी साबित हो रही है। थोड़ी बात जरा अशोक गहलोत पर हो जाए। मैं एक बार फिर संजीव श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहता हूं। संजीव जी, यहां बड़ी चर्चा हुई, विजय लक्ष्मी ने बड़ी डिटेल में बताया कि टिकटों को लेकर के क्या खींचतान चल रही है, और अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके साथी जितने भी हैं, उनके लॉयलिस्ट, उनको टिकट मिल जाएं। लेकिन सामने से राहुल गांधी अपना सर्वे दिखा रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं अनपॉपुलर हैं। अशोक गहलोत ने क्या क्या काम किए हैं इस साल के अंदर, आखिरी चुनावी साल में, अपनी सरकार बचाने के लिए, और वो कितने उसमें कामयाब होते दिखे आपको? 1980 में पहली बार सांसद बने थे अशोक गहलोत एनएसयूआई से। तो 1980 से ये 2023 हो गया, तो करीब लगभग 45 साल का उनका राजनीतिक जो यात्रा है। मेरे ख्याल से जितना अशोक गहलोत आज केंद्र में है राजस्थान के चुनाव के, वो उससे पहले कभी नहीं रहे। तो अभी राजस्थान में चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी है। अच्छा। और ये बड़ा एक दिलचस्प पहलू हो गया है। तो जैसे अभी एक वक्ता बोल रहे थे जो राजस्थान घूम के आए, शायद सचिन नाम था उनका, वो बहुत मौके की बात कर रहे थे, सज्जन बहुत कुमार, सही बात कह रहे थे। तो अशोक गहलोत ने, सचिन कुमार, हाँ, तो सज्जन कुमार, सॉरी, तो उनकी बात से मैं काफी हद तक सहमत हूं। अशोक गहलोत केंद्र में उन्होंने, देखिए, अगर हम आमतौर पे बात करते 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो ये क्लियर था कि राजस्थान में सरकार बदलेगी, बीजेपी आएगी, कांग्रेस जाएगी। लेकिन पिछले 6-8 महीने से जिस कंसिस्टेंसी के साथ एक के बाद एक योजनाओं की झड़ी लगाना, और फिर उतनी महत्वपूर्ण बात, जो मैं हाल में थोड़ा शेखावटी रीजन में गया था, आप अभी उसका बताएंगे, तो एक बात जो बार बार निकल के सामने आई कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर है, अशोक गहलोत बहुत बड़ा फैक्टर है, बट वसुंधरा का चेहरा नहीं होना भी उतना ही बड़ा फैक्टर है। अगर वसुंधरा चेहरा सामने होता तो बीजेपी शायद बड़े आराम से लड़ाई जीत रही होती। तो अशोक गहलोत के राज्य की राजनीति में अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा होता तो मामला कुछ और होता। लेकिन अब अशोक गहलोत वर्सेस मोदी में मोदी जी का बहुत करिश्मा होते हुए भी वो जमीन पे कैंडिडेट तो नहीं है ना, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो नहीं है। फिर अशोक गहलोत ने जिस तरह से इस बार अपनी सरकार चलाई, और चलाने से ज्यादा बचाई, मतलब एक तरह से तो 5 में से 3.5 साल तो सरकार बचाने की जुगत में लगे रहे। लेकिन उसके बाद भी उनको श्रेय देना पड़ेगा, कोविड मैनेजमेंट अच्छा था, और पिछले 1 साल में किस तरह की स्कीम्स की झड़ी लगाई। और अब उनके सामने संघर्ष अस्तित्व का है, जो वो कल बोले कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं और मैं तो पद छोड़ना चाहता हूं, और आगे भी नहीं छोड़ेगी, ये भी बोल गए। तो मतलब आगे भी रास्ता खाली नहीं करने वाले सचिन के लिए जी। तो अशोक गहलोत, यहां पे बड़ी तरह की बातें चल रही हैं कि 77 साल के कमलनाथ चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हैं, तो उस हिसाब से अशोक गहलोत तो 2028 में भी चीफ मिनिस्टर पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तब होंगे वो 77 साल के। तो अशोक गहलोत ही सारी स्ट्रेंथ है कांग्रेस की, और अशोक गहलोत ही सारी लायबिलिटी है कांग्रेस की। ठीक सर, इस समय स्थिति ये है राजस्थान में। अब ये जो संघर्ष की जो आपने बात की, शांति धारीवाल से बड़ा कोई नेता नहीं है कोटा में, जिसकी आप बात कर रहे थे पहले। शांति धारीवाल पोस्टर बॉय हैं कोटा के, और जितना जबरदस्त डेवलपमेंट किया है, जैसे विजय लक्ष्मी जी बता रही थी। लेकिन शांति धारीवाल वो सज्जन है जिनके, जब वो पिछले 25 सितंबर विधायक दल बैठक बुलाई गई, तो गहलोत समर्थकों ने विधायक दल बैठक शांति धारीवाल के घर कर ली, और शांति धारीवाल ने पत्रकारों को कहा, कौन आला कमान, यहां तो जो है अशोक गहलोत है। अब उस शांति धारीवाल को टिकट नहीं दिला पाए अशोक गहलोत, तो उनकी बड़ा अपमान होता है सार्वजनिक कि ये तो मेरा सबसे बड़ा हनुमान, टिकट दिला दे तो आला कमान का अपमान होता है कि ये तो वो आदमी है जो पूछता है कौन है आला कमान। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक विचित्र सी स्थिति तो यही वो द्वंद है जिसमें पार्टी फंसी हुई है। तो संजीव जी, चले तो जिस रीजन की मैं बात कर रहा हूं, मारवाड़ 56 सीटों वाला, इसका डेटा रखते हैं सामने, फिर देखते हैं अशोक गहलोत जहां से आते हैं उस पूरे रीजन में उनका जादू चला कि नहीं चला। जादूगर कहते हैं ना अशोक गहलोत को। तो देखिए, 56 सीटों वाला मारवाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर,
जालौर, नागौर, ये सारी तमाम सीटें यहां पर हैं। अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों यहां से आने वाली हैवीवेट नेता। ज्योति मिर्धा यहां से आती है नागौर से, हेमाराम चौधरी यहां से आते हैं, हनुमान बेनीवाल यहां से आते हैं। और ये रीजन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वीप कर रही है। मारवाड़ का इलाका पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 56 में से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 17 सीटों का मुनाफा होगा 2018 से। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान, 15 पर जाकर कांग्रेस पार्टी ठहरती दिख रही है। 12 सीटों का नुकसान पिछली बार से, अन्य को भी नुकसान, ये 6 से घटकर 1 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप देखिए अदर्स की संख्या लगातार घट रही है। सारा कॉन्टेस्ट बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और ये तीसरा लगातार जो है हम रीजन देख रहे हैं। और मारवाड़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूरी तरह बीजेपी के साथ जा रहा है। 56 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 15। स्वीप इसी को कहते हैं जो यहाँ मारवाड़ में बीजेपी आपको करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अंतर आप देखिएगा स्क्रीन पर, 128 सीटों का सर्वे 200 में से 81 भाजपा, 45 कांग्रेस और अन्य 2, लगभग 2 का डबल का गैप जो है वो क्रिएट करने की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खराब परिस्थिति अभी तक के जो हमने 3-4 हिस्से आपको सर्वे की बताए हैं इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। भावेश, देखिए इस रीजन में 3-4 जो प्रमुख वजह है उसमें एक देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा 2018 में अशोक गहलोत नॉमिनेटेड नहीं थे सीएम के लिए, तो उस वजह से उनको जाट ने वोट किया था। जाट और जिस कास्ट से अशोक गहलोत खुद आते हैं उनका एक राइवलरी चलता है, तो इस वजह से जाट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जिस वजह से आप मारवाड़ में देखेंगे कांग्रेस 27 सीटें जीती थी, वो एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो राजपूत वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एरिया में, तो उसके वजह से भी बीजेपी को वहाँ नुकसान हो। तो जाट, राजपूत, मीना और मुस्लिम, तो मुस्लिम में कांग्रेस का पैठ है। लेकिन ये जो 3 कास्ट है ये बहुत एक कंसोलिडेटेड बीजेपी के लिए बहुत एक विनिंग फार्मूला बन के निकल आ रहा है, जो 2018 में नहीं थी, जिसके वजह से आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ पे मारवाड़ रीजन में ज्यादा सीट लेके आई थी। तो यहाँ पे एक तो बीजेपी के लिए अच्छी बात हो रहा है कि उसको जाटों का कुछ हिस्सा मिला, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन कुछ हिस्सा मिला जो पिछली बार नहीं मिला था। उसके बाद उनको राजपूत का मिल रहा है और ये अमीना का, जिस इनके सबसे बड़े जो नेता हैं, उनको उन सबको मिला के बीजेपी के लिए एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, वसुंधरा राजे की बात भी बीच में हुई, आपने राजपूत वोट का जिक्र किया। बीजेपी, साफ लग रहा है बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया हुआ है। क्या एक बार फिर से वसुंधरा राजे को एक्टिव करने की कुछ चर्चाएं चल रही है राहुल जी? देखिए ये भी बात हो रही है कि क्यों ना वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं जो इस वक्त एमपी हैं उनको भी चुनाव लड़ा दिया जाए, इस तरह की भी बातें भी चल रही हैं। ये भी बात चल रही है कि 4 और एमपीज जो हैं उसको बीजेपी जो है राजस्थान से चुनाव लड़ा सकती है। जहाँ तक राजपूत वोट की बात हुई है तो बीजेपी ने उसमें देखिए कोशिश की है। उन्होंने जैसे विश्वजीत सिंह मेवार को पार्टी में शामिल किया है, या फिर अगर देखें कि हम उधर भवानी सिंह कलानी जो हैं उनको जो है उनको शामिल किया है, तो इससे उन्होंने जो राजपूत वोट की बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं कोशिश की है कि वो उससे छिटक के ना जाए। तो ये सब कोशिशें बीजेपी में चल रही हैं। जब आप बात कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे जो हैं अगर वो अलग होती हैं तो उनका काट क्या होगा, ये सब बीजेपी की रणनीति में एक हिस्सा है। नहीं, जैसे कल हमने एमपी में शिवराज सिंह चौहान की बात की थी, आज अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि अगर वसुंधरा को आगे फोरफ्रंट पे रखकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती तो बीजेपी बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही होती और बहुत बड़े मार्जिन से आसान चुनाव जीतती। ऐसे ही कल एमपी के बारे में भी कुछ लोगों को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों साइड किया हुआ है, उनके नाम पर लड़ना चाहिए था। देखिए एक बात तो साफ है कि राजस्थान में अगर कोई बीजेपी का जाना माना चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अगर साइड करते हैं तो ऐसे में उनके सपोर्टर्स जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में नाराज़गी होगी। और ये हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, ये भी देखा गया है कि किस तरह के विरोध के स्वर उस जगह पे बीजेपी में उठ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने या तो एमपीज़ को टिकट दिया है या फिर जहाँ पे वसुंधरा राजे के जो सपोर्टर्स हैं उनको टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में ये बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर अलग थलग करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो उसको नुकसान हो सकता है। और ये मैं दोबारा कहूँगा कि यही कारण है कि आजकल जो मीटिंग्स जो है राजस्थान में चल रही हैं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया बाकायदा उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। चलो ठीक, कुछ सवाल हमारी ऑडियंस के लिए लेते हैं। कौन आप ये सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा, इतने सारे लोग, रुके पहले इनको पूछना है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी राजस्थान में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे है, तो अगर कांग्रेस की मतलब अशोक सर अगर वापस से सरकार में आते हैं तो उनका मतलब क्या है कि मतलब क्राइम रेट वापस डाउन होगा या ये उसी स्टेज पे रहेगा? ऐसे चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? हाँ सर।
जो भी अपराध हो रहा है, हाँ, सर। खासकर महिलाओं के खिलाफ हाँ, अपराध। महिलाओं के खिलाफ। चलिए ठीक है, सज्जन घूम करके आए, वो बताएंगे आपको ये फैक्टर है या नहीं। देखिए, जो वोटर होता है वो हमेशा केवल एक मुद्दे पे अपना वोट तय नहीं करता है, वो बहुत चीज़ों को एक साथ देखता है। तो पहली तो क्राइम बढ़ी है वहाँ पे, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, ये एक सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो ज़्यादातर जो गरीब वोटर हैं या वो वोटर हैं जिन्हें सरकार की सहायता की आवश्यकता है, वो ये भी देखते हैं कि हमें उन्हें स्कीम्स क्या मिल रहे हैं, फ़ायदे क्या मिल रहे हैं। तो इस तरीके से दूसरी बात है, इसका फ़ायदा बीजेपी को तब होता क्योंकि वसुंधरा जी की एक, भले ही वो राजपूत समुदाय में बहुत लोकप्रिय न हो, आनंदपाल मर्डर हुआ था एक माफिया का, लेकिन एक उनकी ये छवि थी कि उनके आने पे कानून व्यवस्था कांग्रेस से बढ़िया रहती है, बेहतर हो जाती। तो बीजेपी वो है नहीं। तो जहां तक ये जो है एक वोटर के लिहाज से देखिए, तो वो निश्चित तौर पे वो देखेगा कि क्राइम बढ़ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हमें कुछ फायदा भी मिल रहा है। और सवाल है, जो कंट्रोल कर सकती थी वसुंधरा जी वो है नहीं, तो ये मुद्दा हमें लगता नहीं है बहुत ज्यादा प्रभावी मुद्दा होगा। एक सवाल भावेश जी और आ रहा है, बताएंगे। बोलिए। सर, मेरा नाम नैना है और मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कांग्रेस ने राजस्थान में बहुत विकास किया है, तो आप उनके सामने से क्या चुनौती रखोगे कि जिससे जनता आपको वोट दे? आपको लगता है कांग्रेस ने बहुत विकास किया है? सर, ऐसे मैंने रिकॉर्ड में, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर मेरे को लगता तो नहीं है, बट ऐसा रिकॉर्ड में देखा गया तो फिर मैंने बोला अच्छा, ऐसा। ये प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस ने बहुत जी काम सर, किया सर है। बहुत सारे काम किए गए हैं उसमें। अच्छा ठीक है, तो सवाल क्या है इसमें आपका? सर कि मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि जिससे जनता आपको वोट देगी? सर अच्छा ठीक है, कांग्रेस ने ऐसा, चले मैं इसको और सिंपल कर देता हूं सर। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, फिर संजीव जी के पास जा रहा हूं, तो वहां देखिए एक दो स्कीम्स की बहुत चर्चा होती है, जैसे लाडली बहना स्कीम उनकी, कि वो बीजेपी के लोग मानते हैं कि इसका बहुत असर हमको मिल रहा है, सीधे महिलाओं के खाते में पैसा जाता है। ऐसे अशोक गहलोत की कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनको वो मानते हैं कि गेम चेंजर स्कीम्स है? देखिए, सबसे बड़ी स्कीम तो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है। अगर आप जयपुर में ही आइए, जहां बीजेपी की इतनी बढ़त दिखा रहे हैं, एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके प्रिंसिपल अभी हाल में 2-3 दिन पहले एक जगह टकरा गए थे, तो वो बता रहे थे कि देखिए, मतलब कि 8-10 लाख रुपए तक के इलाज तो बिल्कुल फटाफट होते हैं गरीब के। उसके ऊपर का अगर कुछ होता है, क्योंकि बीमा तो 25 लाख तक का है, उसके ऊपर फिर भी कुछ अनुमति, कुछ रेड टेप, कुछ कागज पत्र चलाना पड़ता है। तो बहुत लोग जो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि उनका मुफ्त इलाज होगा, उनका इलाज हो रहा है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट मेरा ये भी मानना है कि इसको लोग अपना अधिकार मान लेते हैं जो भी सरकार देती है, और कुछ देर बाद जो वोट देने का जो सिलसिला है और ये अधिकार का सिलसिला, उसमें फर्क कर देती है। मतलब वो अधिकार अपने अधिकार की तरह ले लेती है और वोट फिर भी अपनी मर्जी से डालते हैं। तो उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को, उसका फायदा मिलेगा, इसलिए तो 20 सीटों पे नहीं सिमटेगी कांग्रेस पार्टी 2013 की तरह। इसीलिए तो या आपके 128 में से ऑलरेडी 45 पे पहुंच रही है। तो इस बार एक अच्छी टक्कर हो रही है। अब वो 60 पे रुकते हैं कि 70 पे रुकते हैं, तो आपका सर्वेक्षण अब बताएगा आधे घंटे बाद। लेकिन एक जो माहौल बना है टकराव का, या अच्छे ये फोरगोन कंक्लूजन नहीं मान रहे हम कि साहब बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस हारी रही है, वो इस अशोक गहलोत की स्कीम्स की वजह से है। अब आपने देखिए इतने मुद्दों की बात हुई, एक लड़की ने यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का सवाल पूछा कि वो कौन सा मुद्दा होगा, मैंने स्कीम की बात कर दी। तो क्या है असल मुद्दा राजस्थान की जनता का? इस सवाल हमने उनसे पूछा था, उसका जवाब आपको हम दे देते हैं। सर्वे में पूछा गया सवाल, आपके लिए सबसे बड़ा विषय क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? तो बेरोजगारी 21% लोगों ने कहा, विकास 17%, महंगाई 19% लोगों ने महंगाई को बड़ा इशू बताया। और आपको बता दें, इस महंगाई को काउंटर करने के लिए राजस्थान में महंगाई राहत शिविर लगाए थे अशोक गहलोत ने। इसके लिए अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए गए थे। इसी स्कीम का हिस्सा है 500 रुपए का सिलेंडर। तो इसको कम से कम काउंटर करने की कोशिश की गई थी। लॉ एंड ऑर्डर 18% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये मुफीद नहीं है राजस्थान सरकार के लिए, क्योंकि ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड इसके खिलाफ जाता है। इस पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। लेकिन जहां तक महंगाई को एड्रेस करने वाली बातें, तो ये गारंटी वाली बातें तो विजय लक्ष्मी, ये कांग्रेस को लगता होगा कि ये चले हमारी राजस्थान में? बिल्कुल। और सौरभ, जिस तरह से अगर आप देखेंगे कि बीजेपी का नैरेटिव और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवड़ियां ना बांटने की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव ये भी
शायद बिल्ड करे कि अगर बीजेपी आ गई तो जो हमने दिया है वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो रेवड़ियों का या ये इसको वो रेवड़ी कल्चर में शामिल करेंगे, तो फिर ये भी एक नैरेटिव हो सकता है जिस पर कांग्रेस पार्टी आगे जनता तक उसको पहुंचाने की कोशिश करे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये अशोक गहलोत का चुनाव है और चिरंजीवी योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम योजना हो, महंगाई राहत शिविर हो या फिर एलपीजी सिलेंडर पर जो राहत वहाँ की सरकार ने दी है, और बाकी जो स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है उनके मुकाबले जो स्कीम्स, जिस तरह की पॉलिसीज, और वो भी चुनाव से महज 5-6 महीने एक पूरे पॉलिसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से अशोक गहलोत ने ये काम किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि चुनाव के पास अगर चीजें की जाएं तो जनता के दिमाग में वो लंबे समय तक रहती हैं। अब कितने लंबे समय तक है मैं आपको बता देता हूं। इस सर्वे में ये सवाल था कि आपको किसकी गारंटी पर यकीन है। प्रधानमंत्री आते हैं तो वो कहते हैं मोदी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी, और कांग्रेस पार्टी की गारंटी दे रही है। इस सवाल का जवाब आप देखिए, 52% लोगों ने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर भरोसा है, 40% लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी की गारंटी पर हम लोग यकीन करते हैं। तो इसमें आपको इस बात का जवाब मिल गया होगा। देखिए वो चुनाव में क्या चीज सबसे अहम है कि आप भरोसा किस पर कर रहे हैं, यकीन किस पर कर रहे हैं। तो ये सवाल ये आपको बताता है कि नरेंद्र मोदी जो हमसे वादा कर रहे हैं चुनाव के अंदर, आधी से ज्यादा वोटर 52% लोग कहते हैं कि हमें उस पर भरोसा है। 40% लोगों का कहना यह है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी जो हमें दे रही है और आगे जो देने का वादा कर रही है हम उसके साथ जाना बेहतर समझेंगे। लेकिन ये गैप काफी है और यही चुनौती थी अशोक गहलोत की कि वो इस गैप को भर पाते हैं या नहीं भर पाते हैं। अभी तक तो हमें नहीं दिखाई दिया जितने क्षेत्रों की हमने बात की है। आने वाले रीजन्स में हम देखेंगे कि क्या अशोक गहलोत जो है वो कोई भरपाई कर पाए हैं। जल्दी से 1-2 सवाल, फिर मैं अगले क्षेत्र पर बढ़ूंगा। अच्छा, एक छीनिए नहीं, अरे एक करके बोलिए। सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार श्रीवास्तव है। मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय से सवाल करना चाहता हूं। कौन से? सब वरिष्ठ हैं? नहीं, ये राइट से 2 नंबर। राहुल जी, राहुल जी बोले। राहुल जी से मैं सवाल करना चाहता हूं ये कि राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना राजस्थान की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? देखिए, ये एक ऐसी योजना है जिसपे गहलोत बार बार बात कर रहे हैं, और इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि ये योजना जो है वो केंद्र के कारण नहीं बन पा रही है। और मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये लगभग 83 सीटें ऐसी राजस्थान की हैं जो इस नहर परियोजना से इफेक्ट होती हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। तो ये इफेक्ट करती है 83 सीटों को, और ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आया था महिलाओं के प्रति अपराध का। मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान काफ़ी जाता रहता हूं, और ये मैं मानता हूं कि महिलाओं में ये एक राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये जो है महिलाओं के किस तरह से महिलाएं वोट करेंगी इसको इफेक्ट करेगा। अच्छा, ये आपने उसका क्लियर कर दिया। अब ये जो दूसरा नहर वाला मुद्दा है, आपने भी बताया 83 सीटों पर 83 सीटें ऐसी हैं जहां पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ा प्रोमिनेंट मुद्दा है। अब इसका वादा तो किया था वसुंधरा राजे की सरकार ने, उसके बाद भी ये काम क्यों नहीं हो पाया? मतलब आज इनकी राजनीति क्या चल रही है? गहलोत तो ये कहते हैं कि केंद्र जो है वो इस परियोजना को रोक रहा है। अब ये राजनीति है आपस की कि ये इसकी सच्चाई क्या है, ये देखने वाली बात। लेकिन ये बड़ा मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा। चलें एक सवाल और बताएं। ये सबसे पीछे दे दिए, सबसे पीछे। नमस्कार सर, मेरा नाम डोना भारती है। मेरा सवाल आप सभी से है, ये है कि कोटा में से आए दिन ये खबर आती है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या सरकार इस पर कभी एक्शन लेगी? ये कभी रुकेगा या नहीं? संजीव जी। कोटा में सुसाइड की, देखिए कोटा एक्चुअली इतना बड़ा एक ट्यूशन का केंद्र बन गया है, मेरे ख्याल से भारत में सबसे बड़ा केंद्र है, जहाँ लाखों बच्चे, पूरी कोटा की अर्थव्यवस्था बदल गई और पिछले 2-2.5 दशक से कोटा उसका सेंटर बन गया है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो वहाँ पे सुसाइड की रेट बढ़ रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण होने के साथ साथ हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा कि कोटा जो लाखों बच्चे आ रहे हैं वो कौन है। कोटा लाखों बच्चे वो आ रहे हैं जो IIT में जाना चाह रहे हैं, MBBS में जाना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना चाह रहे हैं, जो ऑलरेडी एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव प्रेशर में है, जो बहुत प्रतिस्पर्धा की दुनिया में उन्होंने स्वयं को रख लिया है। उनके अभिभावकों की तरफ से, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, पीयर ग्रुप की तरफ से किस तरह का दबाव होता होगा, और कच्ची उम्र के लोग हैं। तो शायद जिस तरह की एक काउंसलिंग या हाथ पकड़ना या ढाढ़स बनाना या ये समझाना बच्चों को कि भाई ये करियर की दौड़ बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं कोटा लैक कर रहा है। इसको हमें एक मानवीय समस्या की तरह लेना पड़ेगा। इसमें कोई सरकार या इसकी उसकी बात
राजनीति करने का कोई भी प्रसंग मेरे हिसाब से समझ में नहीं आता मुझे उसका लॉजिक, बट ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड है और जो हमारी नई पीढ़ी एक्चुअली कई मोर्चों पे जूझ रही है इससे, इस प्रतिस्पर्धा से, क्योंकि हमारा देश असल में एक अनार 1 लाख बीमार वाला देश है। तो क्या करें? तो वो जो दबाव नहीं झेल पा रहा बच्चा, कहीं ना कहीं पिछड़ाव महसूस कर रहा है, वो इस तरह का कदम उठा रहा है। सर दबाव तो देखिए अभी नेता भी बहुत महसूस कर रहे हैं, सब लोग, हो सकता है कुछ दर्शक भी महसूस कर रहे हो, कांग्रेस के सपोर्टर जो होंगे ये आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये 45 से नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बीजेपी वाले सोच रहे होंगे 100 के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो जरा ठीक है, संघर्ष और हर जगह संघर्ष है। मैं आपके सामने अगला क्षेत्र रखने जा रहा हूं, इसका जो है शेखावटी की बात अभी करना भी चाह रहे थे संजीव जी। 24 सीटें हैं शेखावटी में, लोकसभा की चुरू, झुंझुनू और सीकर सीटें मिलकर बनता है शेखावटी का इलाका। 2018 में ये पूरी तरह कांग्रेस के रंग में रंग गया था, 2019 में ये भगवा हो गया था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। अब 2023 में क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। यहाँ बीजेपी के सीनियर लीडर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा यहाँ से आते हैं, राजस्थान के परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ओला वो यहाँ से आते हैं। तो शेखावती क्षेत्र जो है बड़ा क्षेत्र है, बड़े नेताओं का क्षेत्र है। डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं इन 24 सीटों का। क्या इससे ही किसी की सरकार बनने के आसार साफ हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को यहां 12 सीटें जीतती हुई हमारा सर्वे दिखा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी 12 सीटें जीत सकती है और अन्य कोई नहीं। और इसमें आपको बताऊं 2018 की तुलना में ये बीजेपी के लिए 7 सीटों का मुनाफा है और कांग्रेस पार्टी के लिए 4 सीटों का नुकसान है। तो फिर वही ट्रेंड लगातार, बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं 2018 की तुलना में, हर रीजन में, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी डिप हो रही है, हर रीजन में उसकी सीटें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा ही शेखावटी में भी हमें देखने को मिला है। स्क्रीन पर नजर डालिए, 152 सीटें, यानी केवल 48 सीटों का रुझान अब बाकी है, हमारा 48 सीटों का सर्वे बाकी है। 93 सीटें बीजेपी जीत सकती है, हमारे सर्वे ने बताया। अभी तक की 152 में से 57 कांग्रेस, गैप बहुत बढ़ गया है। अन्य 2 बीजेपी उस हाफ पे जादुई आंकड़े से जहां सरकार बनती है केवल 7 या 8 आप कह लें, क्योंकि 101 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, तो 8 सीटें केवल पीछे है। कांग्रेस पार्टी अभी उससे बहुत पीछे दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या ये गैप भर पाएगी? क्योंकि मेरे पास एक बड़ा रीजन अभी और बाकी है, मेवाड़ का। मेवाड़ में जहां लगभग 50 सीटें हैं, तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी कमबैक नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को मेवाड़ का रीजन स्वीप करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां क्या मेवाड़ में बनी हुई हैं? मेवाड़, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला मेवाड़, यहां की बात भी हम करेंगे जब अगले हिस्से में हम लोग आएंगे। फिलहाल शेखावटी का मैंने आपको बताया, ये रीजन भी बीजेपी के लिए मुनाफे वाला क्षेत्र है। सीटों के लिहाज से बराबरी पर ठहरती हैं दोनों पार्टियां, लेकिन बीजेपी 18 की तुलना में बहुत बेहतर करते हुए। भावेश, देखिए, शेखावटी के बारे में कहा जाता है ये किसी का सगा नहीं है, ये हर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको धोखा देती है ताकि वो अगली बार सरकार में ना आ पाए। पर बीजेपी के साथ यहाँ पे क्या हुआ, 2018 में जब बीजेपी 163 सीट जीती थी तब भी बीजेपी को वहाँ पे बड़ी सफलता नहीं मिली थी, सिर्फ 12 सीटें जीती थी। और कांग्रेस जो सिर्फ 21 सीट जीती थी पूरे राज्य में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उनको इस रीजन से सीटें मिली थी। तो एक तो यह है कि बीजेपी वहाँ पे धीरे धीरे कमज़ोर हुई है। लोकसभा चुनाव को छोड़ दी, वो एक अलग फिनोमेना होता है, लेकिन असेंबली की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी धीरे धीरे कमज़ोर हुई। दूसरा, जो अभी फ्रीबीज की बात की, क्योंकि मैं स्पेशली बात नहीं कर रहा था, सबसे ज़्यादा लोगों ने इस फ्रीबीज के बारे में यहीं पर बात की है। तो वो असर जितनी भी रीजन उसमें मुझे जो पर्सनली मेरी टीम को वहां पे दिखा है वो वहां वर्क है। इसलिए कांग्रेस जो अपना ग्राउंड है वो बचाते हुए यहां पे दिख रही है। आप देखेंगे यहां लगभग 50-50 जो दिखे, वो एक सबसे बड़ा फैक्टर वहां पे है। अच्छा ठीक है, शेखावटी रीजन जो है इस बार बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल संतुलित, 12 भाजपा 12 कांग्रेस, वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सवाल हमारे पास और हैं। अशोक गहलोत की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत का काम कैसा रहा इन 5 साल के अंदर? जो सर्वे आपको, सर्वे का जो हिस्सा अभी तक का दिखाई दे रहा है, इसको देख के लग रहा होगा कि शायद ज्यादातर लोग अशोक गहलोत से निराश होंगे। सवाल का जवाब क्या था? अशोक गहलोत का काम आपको कैसा लगा? जरा इसका डेटा जो है, जो जवाब हमारे पास आया वो स्क्रीन पर हम दिखा दें। अशोक गहलोत पार्टी के सबसे बड़े नेता राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पर देखें तो शीर्षतम नेताओं में से एक। 39% लोग कहते हैं उनका काम शानदार था। औसत था ऐसा कहने वाले 11%, दोनों को जोड़ दीजिए तो 50% बन जाता है, यानी एवरेज या मोर देन अबव एवरेज। 50% लोग कहते हैं कि ठीक काम था या बहुत अच्छा काम था, 50% लोग कहते हैं खराब काम था। तो गहलोत जी के लिए इसमें कोई दिल हारने वाली बात नहीं है। अगर 50% जनता आपके काम से संतुष्ट है कुछ किसी भी हद तक,
और उसमें से 40% तो बहुत तारीफ कर रहे हैं काम की, तो मुख्यमंत्री के तौर पर कहना होगा कि उन्होंने जो काम किया वो अपना फर्ज कुछ हद तक अदा कर पाए। लेकिन 50% आबादी अगर ये कहती है कि आपने खराब काम किया है, तो ये चुनाव में आपके लिए एक नुकसान वाला सौदा तो दिखाई देगा ही देगा। अभी तक हमको चुनाव में वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने इससे पहले बात की थी गहलोत और अशोक पायलट के झगड़े का कितना असर हुआ, इसको भी एक बार फिर हम दिखा देना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि क्या यही एक वो मुद्दा है जिससे अशोक गहलोत का सारा खेल बिगड़ रहा है। अशोक गहलोत तो जीत जाते, सरकार दोबारा बना लेते, लेकिन सचिन पायलट के साथ अनबन, इसने पीछे कहीं उनको रोक रखा है। तो जरा इसका जवाब भी एक बार आपको मिल जाना चाहिए। कितने % लोग मानते हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है? 57% लोगों को लगता है कि हाँ, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर ये दोनों नेता एक होते, दिल से एक होते, मिलकर चुनाव लड़ रहे होते, एक दूसरे की जड़ें ना खोद रहे होते, तो आज कांग्रेस पार्टी बेहतर परिस्थिति में होती। 37% लोगों को लगता है नुकसान नहीं होगा, लेकिन 57% लोगों को लगता है कि इसका एक बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस पर हो रहा है। विजय लक्ष्मी। बिल्कुल। और देखिए सौरभ, दो बड़ी घटनाएं हुई राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। एक जिसमें सचिन पायलट ने एक तरीके से तमाम लोगों को लेकर मानेसर वो चले गए, और फिर उस समय जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि सरकार गिरेगी, बचेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और फिर उसके बाद 25 सितंबर की घटना है जब आला कमान का एक मैंडेट लेकर के अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो उस टाइम अध्यक्ष नहीं थे पार्टी के, वो राजस्थान में गए। लेकिन उस मैंडेट को अशोक गहलोत के खेमे ने पूरी तरह से विफल कर दिया और वो मैंडेट कभी वहाँ पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। तो ये राजस्थान की जनता ने देखा, और ये जो इंस्टेबिलिटी थी ये कहीं ना कहीं जब तब उभर कर सरफेस पर आती रही। और ये एक बड़ा मसला था, क्योंकि लोगों को भी लगता था कि क्या है, क्या पार्टी में कोई क्लैरिटी नहीं है, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। और इसको वहां पर ऑपोजिशन ने भी बुनाया। हालांकि अभी जरूर दोनों कोशिश करें ये बताने और दिखाने की कि हम साथ साथ हैं, लेकिन भीतर घात जो है अंदर जहां अशोक गहलोत भले ही कह रहे हो कि सबकी टिकटें क्लियर हो गई, लेकिन उनको भी पता है कि विनेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, और जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है सचिन पायलट के, उन करीबियों को तो टिकट मिलेगा नहीं। सचिन पायलट कह रहे हैं कि अगर आप मेरे लोगों को गद्दार मान रहे हैं या मेरे लोगों को उस मानेसर की घटना के लिए पनिश कर रहे हैं, तो फिर अशोक गहलोत के जो करीबी लोग हैं उनको भी 25 सितंबर की घटना के लिए जो है पनिश किया जाना चाहिए। तो ये जो है अंदर अभी आपस में इन दोनों खेमों के बीच में चल रहा है, और ये देखना पड़ेगा कि टिकट बंटवारा जब होगा, मेन चीज राजस्थान की जो आगे की दिशा क्या होगी, वो जब एक बार टिकट कांग्रेस पार्टी अनाउंस कर देगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या और किस तरह से आगे जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जरूर कांग्रेस पार्टी क्या अभी भी कांग्रेस के पास कुछ हाथ में पत्ते हैं? जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, टिकट अगर सही तय हो जाए तो क्या गेम बदल सकता है? आपको लगता है ऐसा सज्जन? बिल्कुल। अभी देखिए, जो अभी दो क्षेत्र जिससे बीजेपी को काफी लीड मिली है, एक तो मारवाड़ का है, दूसरा शेखावटी का है। इसमें देखिए सीधी जो राइवलरी है वो एक जाट समुदाय है जो कि काफी संख्या में है, दूसरा राजपूत है, और बाकी ओबीसी वर्ग के आते हैं। तो जिस तरीके का लीड बीजेपी को दिख रहा है वो बड़ा ही एक अगर बीजेपी ऐसा कर पा रही है, इसका मतलब वो जाटों को भी अपने साथ साधने में सफल रही है और पिछड़े वर्ग को भी रही है। कांग्रेस के पास ये है कि ये देखिए कि वहां पे सोसाइटी में जो जाट वर्सेस नॉन जाट, और खासकर ओबीसी, जो कि कांग्रेस की से ज्यादा गहलोत के कारण थोड़ा इस बार प्रभावित है, अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सही तरीके से जातीय समीकरण को साधा तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा लेने में सफल रहेगी, जो अभी संभावना है। क्योंकि 50% लोग अगर ये कह रहे हैं कि काम शानदार या औसत हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है एक ऐसे राज्य में जहां पे हर 5 साल पे लोग बदलने की बात बिल्कुल ठीक है। तो उस तरीके से देखिए, तो इस बार जो दिशा है आप पहले से तुलना करें वो ये है कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल उतना दिख नहीं रहा है, और इसका मतलब है कि स्विंग वोटर जो है, जो स्विंग करता और रूलिंग पार्टी जो अपोजिशन में है उसका चांस बनता उससे ज्यादा जो इनकम्बेंट के साथ है। तो अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए हमें लग रहा है कि कितना % वोटर आप स्विंग वोटर 15% ओबीसी और ट्राइबल्स मिला के, और वो मेवाड़ में आपको दिखेगा जहां पे ट्राइबल्स हैं। 15% वोटर ऐसा होता है जो हर चुनाव में आखिरी मोमेंट में तय करेगा बिल्कुल कि वो किधर जाएगा। बिल्कुल, तो ये वो कमिटेड वोटर नहीं है, वो जो कमिटेड वोटर नहीं है जी। और इसमें खासकर ओबीसी है, आपने कहा ओबीसी है और इस बार ट्राइबल भी है। ओबीसी एंड ट्राइबल। ओबीसी की बात कर लेते हैं कि ओबीसी जनगणना वाला विषय जो है, हमने इस सर्वे में भी पूछा ओबीसी जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो राहुल गांधी जी का पेट प्रोजेक्ट है, और ये ओबीसी वर्ग के बीच जाकर ही सवाल हुआ था। 71% लोगों ने कहा कि हाँ होना चाहिए, 21% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए। तो जो बात आप कह रहे हैं इस लिहाज से तो कांग्रेस के वादों पर बेहतर यकीन करना चाहिए ओबीसी समाज के लोगों को। निश्चित तौर पे। और
हालांकि ये जनगणना की बात तो एक बहुत छोटी सी बात है, वहां पे असल बात यह है कि जो चेहरा है हर पार्टी में, जो लीडरशिप होती है, तो गहलोत का चेहरा एक पिछड़े वर्ग से होना और उसके साथ जो उनकी नीति है, जो पॉलिसीज हैं, वो ओबीसी में इन्हें काफी लीड दे रहा है। बीजेपी के पास अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हटा दे तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो गहलोत के सामने खड़ा भी हो सके, और ना तो उनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे वो काउंटर कर सके। तो पॉलिसी रिस्पॉन्स राजस्थान के स्थानीय नेताओं के पास नहीं है, ले दे के उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के पास ही जाना पड़ रहा है। पॉलिसी, जाति का कार्ड, मैं एक पॉइंट जोड़ दूं। अभी जो सज्जन ने बात की, पॉलिसी के लिहाज से जो स्कीम्स गहलोत चला रहे हैं, ओबीसी, वो खुद कहते हैं कि मैं तो ओबीसी में भी माइनॉरिटी हूं, इतनी छोटी है मेरी जात। ये सारे फैक्टर्स जो है अशोक गहलोत के पक्ष में है। काम पर 50% लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा किया या ठीक ठाक किया, वो भी कोई बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है। फिर क्या रोक रहा है कांग्रेस को? मैं ना एक दूसरी तरह से आपको एक एनालिसिस देता हूँ राजस्थान के बारे में। एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो 119 सीटें ऐसी राजस्थान में हैं जो कभी भी जो है किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं, एक पार्टी के साथ नहीं गई। उसमें से मतलब उसके अलावा बताता हूँ, ये तो एक तो 19 सीटें जो पूरा का पूरा समीकरण बदल सकती हैं। उसके बाद 60 सीटें ऐसी है जिस पे बीजेपी 2000 के बाद हारी नहीं है। 21 सीटें ऐसी हैं जिस पे कांग्रेस नहीं हारी। तो 60 और 21 हम अलग रख दें और 119 सीटें, ये 119 सीटें तय करेंगे। और दूसरा मैं एक और फैक्टर आपको बताता हूँ, जैसे अभी शेखावटी की आप बात कर रहे थे। शेखावटी में सिर्फ इतना ही फैक्टर नहीं है, वहाँ किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। शेखावटी जो है वो किसी के साथ जाता नहीं, जैसे हमारे उन्होंने कहा। वहाँ पर कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है शेखावटी के उसमें। वहाँ पर बीएसपी का बहुत बड़ा बेस है। आपको 11 सीटें ऐसी है जिस पे बीएसपी कभी भी चीज़ें पलट सकती है। एक ऐसा अकेला इलाका है जहाँ पे लेफ्ट पार्टीज का भी आधार है। अगर राजस्थान की राजनीति को हम उस तरह से देखेंगे तो मैं फिर आपको एक और बात बोलूँगा कि राजस्थान में इस बार सभी छोटी छोटी पार्टियाँ जो है उछल गई हैं, अंदर आ गई हैं, जिसमें आप भी है, जिसमें बीएसपी भी है, जिसमें रीजनल पार्टीज भी हैं, जिसमें हरियाणा की पार्टीज भी हैं, जिसमें और जैसे AIMIM जो है वो आ गया। अब नूह में जो कुछ हुआ, क्या वो उस साइड के इलाके जो हैं वहाँ पर ये असर नहीं पड़ेगा? ऐसे मेरे हिसाब से 7 या 8 इस वक्त मुस्लिम जो हैं वहाँ पर विधायक हैं, उन पर क्या वो सारे कांग्रेस के हैं? नहीं, देखिए, आप छोटी पार्टियों की बात करें, अभी तक मेरे पास जो डेटा है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। हमने जितने रीजन से बताया, जयपुर ढोलपुर में अदर्स 1 सीट, टोंक कोटा में 1 भी नहीं, मारवाड़ में 1, इसके अलावा शेखावटी में कोई 1 भी सीट नहीं। मैं आगे का एक डेटा रिवील कर देता हूं कि अदर्स का जो वोट परसेंटेज है वो भी मेरे पास इस डेटा के हिसाब से 15% है, जो पिछली बार से 7% कम है। ये सर्वे कम से कम ये कह रहा है कि लोगों के मन में ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, बीजेपी बनाम कांग्रेस। वो किसी छोटे दल को के साथ जाने के चक्कर में इस बार नहीं दिखाई दे रहे। ये छोटे दल हो सकता है सीटें ना जीतें, लेकिन छोटे दल जो है समीकरण बदलते हैं। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये देखने वाली बात होगी कि हनुमान बेनीवाल क्या समीकरण में चेंजेस नहीं करेंगी, क्या बीएसपी जो पिछली बार 6 सीटें जीती थी जिसके कारण गहलोत सरकार बनी, वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक बात है। तो ठीक बात ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार इसका कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी शायद? बस मैं एक ही बात कहना चाह रहा था सौरभ जी, कि जैसे अभी बात चल रही थी, सज्जन जी भी कह रहे थे और दूसरे लोग भी, अगर आप देखें पिछले 25 साल से राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत रहा है मोटा मोटा। 1998 में मुख्यमंत्री बने थे, 2023 में फिर एज मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को लड़ा रहे हैं। तो आपने अभी तक 150 सीटों का सर्वे प्रकट किया है और 150 में से 57 कांग्रेस ला रही है, और 2003 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 56 सीटें मिली थी और 2013 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में 21 सीटें मिली थी। तो ऑलरेडी 150 सीटों के सर्वे में ही अगर आपका सर्वे बिल्कुल सही मान लें हम, तो उसमें वो 2003 और 2013 के रिकॉर्ड से आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं 2 फैक्टर्स हैं, एक तो सरकार की पॉलिसीज, अशोक गहलोत का मैनेजमेंट, और दूसरा मोदी बहुत पॉपुलर होते हुए भी स्थानीय चेहरे का विकल्प नहीं बन सकते, वसुंधरा का सामने नहीं होना। ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो कांग्रेस ने इसको कंटेस्ट बना दिया है। ठीक है, चाहे हार रहे हो, चाहे हारे भी। और एक हार होती है कि चलो हार गए, और एक हार होती है ऐसी हार हुई है शर्म चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। तो संजीव जी कहना चाह रहे हैं कि ऐसी हार की तरफ तो कांग्रेस नहीं बढ़ती। ऑलरेडी आप 2003 और 2013 से बेहतर स्थिति में आ गए।
भाई तो नहीं, 2003 वो तो और वहां तक तो 2013 पहुंच गए से थे कि बेहतर मैं तो स्थिति अभी है, भी आप मैं तो 150 अभी सीट संजीव में आ जी ये गए भी नहीं ना। कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी सर्वे में जीत नहीं सकती। उससे बेटर हो गए। मैं कह रहा हूं शायद मैं जीतने कह रहा के हूं, करीब मैं पहुंच कह रहा हूं, जाए, छोड़िए वो कौन बात, जाने। मैंने कह दिया। लेकिन भाई आप 50 में से 43 तो लाने से रही कांग्रेस। बात ये है कि ऑलरेडी दे हैव परफॉर्म बेटर देन 2003 एंड 2013। ये बड़ी बात है गौर करने वाली। ठीक है, 150 सीट्स में ही। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उसका हारेगी बड़ा भी तो, कारण लेकिन कॉन्टेस्ट बनाया वसुंधरा- और एक टक्कर मतलब दी भारतीय लोकल जनता शहर- पार्टी को। ये रिकॉर्ड में जरूर मैं दर्ज ये होगा नहीं और कह ये रहा, और ये मैं ये जाएगा नहीं खाते कह- में अशोक गहलोत के। चलें ठीक, कुछ सवाल है आपके? Yes. और आपने नहीं पूछा अभी तक, पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी में ही उनके अपने में ही झगड़े चल रहे हैं। इस मामले को लेकर राजस्थान के सभी विवादों को तो वो लोग भूल ही गए हैं। मेन मुद्दा अगर देखा जाए तो चाइल्ड मैरिज का इतने सालों से चला आ रहा है, आज तक उस पर मैंने किसी को बात करते हुए नहीं देखा। इस पे क्या कहना है? आप कह रहे हैं अपने ही कामों में व्यस्त हैं, अपने ही झगड़ों में व्यस्त हैं। ठीक, चाइल्ड मैरिज पर बड़ा स्पेसिफिक इशू है उनका कि राजस्थान में इसके बहुत सारे वाकये जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी सरकार ने क्या फोकस तरीके से इस पर काम किया है राहुल जी? अगर ध्यान हो देखिए, सरकारें इस पे काम करती आई हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पे काम नहीं किया है। और चाइल्ड मैरिज, देखिए हर सोसाइटी के अपने जो है प्रॉब्लम्स हैं। राजस्थान की सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो महिलाओं से जुड़े हुए हैं और ये उस सोसाइटी में दिखाई देता है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो दिखाई देता है। उसी का एक आगे का अगर ये प्रॉब्लम है वो है चाइल्ड मैरिज। तो हमारे यहाँ कानून है कि आप बच्चों की शादी ऐसे नहीं कर सकते हैं। ये कानून जो है, जो धरातल पर जो ये कानून जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो राज्य सरकार का काम है। अगर ये इशू जो है अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ राजस्थान में, जैसे कि आप कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिजेस अभी भी होती हैं, तो ये तो राज्य सरकार का फेलियर है ही। राज्य सरकार को, जो भी राज्य सरकार हो, उसे ये देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो है ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।